मुसलसल घंटी बजने पर अरफा दुपट्टे के बगैर ही दरवाजे की तरफ भागी। अब यहाँ कैसे? सामने शावेज को खड़ा देख के इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ा था। 6 माह पहले इसने अप्रैल फूल के चक्कर में अपनी और शावेज की एडिट शुदा तस्वीरें अपने मंगेतर को भेजी, जिसे सच मानकर इन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। जब बात खुली और सब अरफा को लान तान करने लगे तो उसने सारा मलबा शावेज पर डाल दिया। अम्मा खुदा की कसम मैं बेकसूर हूं, ये सब शावेज लाला का किया धर है। वो आंसू बहाते सबको अपनी बात का यकीन दिला गई। तभी शावेज को दादी के मजबूर करने पर इससे निकाह करना पड़ा। गाड़ी में बैठो, तुम्हारी रुखसती लेने आया हूं। दादी मेरा वलीमा करना चाहते हैं कि इसके लिए सलमा चची का जोरदार थप्पड़ अरफा के चेहरे पर आकर लगा। इसके साथ ही पूरा ड्राइंग रूम खामोशी से गूंज उठा। हर निगाह इस एक लड़की पर जमी हुई थी जो सोफे के किनारे पर सर झुकाए बैठी थी। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, दोनों हाथ कांप रहे थे, लब लर्ज रहे थे। इसके बावजूद इसने अपने दिफा में एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो मुजरिमों की तरह सबके सामने बैठी हर इल्जाम, हर ताना, हर जिल्लत को बर्दाश्त कर रही थी। आज इस मुश्तरका खानदान में रहने वाले वो लोग भी इस पर हाथ उठा रहे थे जिनकी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि इसकी तरफ ऊंची आवाज में बात भी कर सके। वजह सिर्फ एक थी, अरफा इस घर के बुजुर्ग दादा जान की सबसे ज्यादा लाडली थी। इनकी आंखों का तारा थी। वो हमेशा हर महफिल में इसका मान रखते थे। कोई इसे डांट देता तो दादा जान सबसे पहले इसके हक में खड़े हो जाते। आज पहली बार हालात ऐसे बदल गए थे कि हर शख्स खुद को हक पर समझ रहा था। सलमा चची ने गुस्से से हाथ निचाह कर कहा, मुझे तो पहले ही मालूम था ये लड़की एक दिन ऐसा ही कोई गुल खिलाएगी। मैं बरसों से सबको समझाती रही, किसने मेरी बात नहीं सुनी। दादा जान ने इसको इतनी इतनी आजादी दी, इतनी मोहब्बत दी कि इसने किसी को कुछ समझना ही छोड़ दिया। ऐसे तो सर की टोपी बना कर रखा था, अब भुगतो अपनी लाडली के करतूत। इतनी मुश्किल से इसका रिश्ता करवाया था और ये दिन दिखाया इसने। दूसरी चची आगे बढ़ी। इसने अरफा के बाजू को जोर से पकड़ा, एक धक्का दिया। अरफा लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। वो दर्द से सिसक उठी। दूसरी चची ने नफरत से कहा, एक हमारी बेटी है जिनके पीछे पूरा खानदान पड़ा रहता है कि ज्यादा मत हंसो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा फैशन मत करो, हर कदम पर रोक टोक होती है। यहाँ देखो तुम्हारी लाडली को, जिसने ऐसा काम कर दिया कि पूरा खानदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब बताओ इसका हिसाब कौन देगा? कमरे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे से बढ़कर अरफा को कसूरवार साबित करने की कोशिश कर रहा था। कोई इसे बेशरम कह रहा था, कोई खानदान की इज्जत पर दाग करार दे रहा था, कोई इसकी परवरिश पर सवाल उठा रहा था, कोई दादा जान की मोहब्बत को इस सब का जिम्मेदार बता रहा था। अरफा मुसलसल रोती रही। इसकी हिचकियां बन चुकी थीं। वो बार बार नजरें उठाती फिर फौरन झुका लेती, जैसे हर तरफ ऐसे सिर्फ नफरत ही नजर आ रही हो। इस लम्हे बाहर से लकड़ी की छड़ी जमीन पर पड़ने की आवाज सुनाई दी। पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। दादाजान अंदर दाखिल हुए। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में अजीब सी सख्ती। वो चंद लम्हे खामोश खड़े पूरे मंजर को देखते रहे। फिर इनकी निगाह अरफा पर जाकर रुक गई। अरफा ने कांपते हुए सर उठाया। इसकी भीगी हुई आंखें सीधा दादाजान की आंखों में जा ठहरी। इसने हल्के से नफी में सर हिलाया। इस एक इशारे में बेशुमार बातें छुपी हुई थीं। दादाजान, मैंने कुछ नहीं किया। दादाजान, मेरा यकीन करें। दादाजान, मैं बेकसूर हूँ। दादाजान की आंखों में एक लम्हे के लिए नमी उभरी। वो अपनी लाडली की आंखें पढ़ना जानते थे। वो बरसों से इसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात से इसके दिल का हाल समझ लेते थे। आज भी इनका दिल यही कह रहा था कि अरफा झूठ नहीं बोल रही, मगर हालात इसके हक में नहीं थे। वो वीडियो सबने देखी थी। अरफा की मंगनी कई माह पहले फैजान से हो चुकी थी। फैजान खूबसूरत, तालीम याफ्ता, बावकार नौजवान था। कॉलेज के दिनों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों खानदानों ने खुशी से रिश्ता कबूल किया। मंगनी हुई, शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मगर आज सब कुछ बदल गया था। अरफा के मोबाइल में मौजूद एक इंतहाई नामुनासिब वीडियो और तस्वीरें पूरे खानदान के सामने आ चुकी थी। वीडियो में अरफा और शावेज था। देखने वाला हर शख्स यही समझ रहा था कि ये सब हकीकत है,
किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि इस वीडियो के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। किसी ने ये नहीं पूछा कि वीडियो कहाँ से आई। किसी ने ये नहीं सोचा कि अरफा जैसी लड़की ऐसा कदम क्यों उठाएगी। हर शख्स ने सिर्फ फैसला सुनाया और अरफा सर झुकाए बैठी रही। एक के बाद एक आवाज इसके कानों से टकरा रही थी। ये सब क्या है? बोलती क्यों नहीं? आखिर ये वीडियो कैसे बनी? हमें जवाब चाहिए। खामोश रहकर अपना जुर्म मत छुपाओ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हर सवाल इसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। अरफा ने लड़ते हुए होंठ खोले। आवाज गले में फंस गई। इसने दोबारा कोशिश की। आंसू रुखसारों पर बहने लगे। पूरा जिस्म कांपने लगा। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे, क्या बताए, किससे यकीन दिलाए, क्योंकि हकीकत इसके पास थी, सबूत किसी और के पास। चाचियों को तो जैसे बरसों बाद कोई ऐसा बहाना मिल गया था जिसका वो इंतजार कर रही थी। अरफा को पूरा यकीन था कि अगर इसने अब भी खामोशी इख्तियार की रखी तो ये लोग इसकी जिंदगी अजीरन कर देंगे। वो मुसलसल रोती रही। चंद लम्हे गुजरे। इसने कांपते हुए अपने आंसू साफ किए, फिर अचानक हिम्मत जमा की, सर उठाया। शावेज लाला, ये सब इन्हीं का किया दर है। वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे, इसलिए ये सब कुछ किया इन्होंने। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि हर शख्स की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। दादाजान ने चौंक कर अरफा की तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम कहना क्या चाहती हो? शावेज अरफा के तायाबू का बड़ा बेटा था। पूरे खानदान में सबसे कामयाब समझा जाता था। गांव शहर के दरमियान बनी इस वसी हवेली की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी वही संभालता था। कारोबार मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक फैला हुआ था, इसलिए इसका ज्यादा वक्त सफर में गुजरता था। इस वक्त भी वो कराची में एक अहम कारोबारी मीटिंग में मौजूद था। जैसे इसका नाम जुबान पर आया, इसकी माँ गुस्से से आगे बढ़ गई। मेरे बेटे का नाम क्यों ले रही हो? इसका तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है? तुम अपना गुनाह मेरे बेटे के सर डालने की कोशिश मत करो। ये सब तुमने किया ना, कोई चाल चली है। अरफा ने अपने लड़ते हुए हाथ आपस में मजबूती से भींच लिए। वो मुसलसल रो रही थी। इसकी आवाज बार बार भरा रही थी। दादाजान, ये वीडियो मेरी नहीं है, ये मसनूई तरीके से बनाई गई है। ये सब शावेज लाला ने किया है। पिछले दिनों मेरी इनसे बहुत बुरी बहस हुई थी। इन्होंने गुस्से में मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे सबके सामने जलील करेंगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक चले जाएंगे। आप खुद गौर करें, ये मैं नहीं हूँ। आप जिसे चाहें चेक करवा लें, मुझे तो ऐसे प्रोग्राम इस्तेमाल करना भी नहीं आते। आपको तो मालूम है ये सारा शोबा शावेज लाला संभालते हैं। इनके पास हर किस्म के लोग मौजूद हैं। मेरे पास तो ऐसी कोई सलाहियत भी नहीं है। इन्होंने ये तस्वीरें और वीडियो बनाई है ताकि मेरा रिश्ता खराब हो सके। इसके अल्फाज खत्म हुए तो हर शख्स दूसरे की तरफ देखने लगा। अभी चंद लम्हे पहले जो सब अरफा को मुजरिम करार दे रहे थे, वही लोग खामोश खड़े थे। दादाजान की नजरें मुसलसल अरफा के चेहरे पर जमी हुई थी। वो इस बच्ची को बचपन से जानते थे, इसकी एक एक आदत से वाकिफ थे। इनके दिल ने एक लम्हे में फैसला कर लिया। इन्हें अपनी लाडली की बात पर यकीन था, मगर कमरे में नई बहस शुरू हो चुकी थी। वो ऐसा क्यों करेगा? आखिर इसका फायदा क्या था? अपनी बहन जैसी लड़की की इज्जत खराब करने की क्या वजह हो सकती है? हर तरफ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। दादाजान ने किसी से कोई बहस नहीं की। इन्होंने अपना मोबाइल निकाला, वीडियो फौरन अपने वकील को भेज दी। वो खातून बरसों से इनके तमाम कानूनी मामला संभाल रही थी। खानदान की बेटी जैसी थी, जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में भी अच्छी मालूमात रखती थी। दादाजान ने सिर्फ एक पैगाम लिखा, इस वीडियो को फौरन चेक करो, मुझे हकीकत बताओ। चंद ही लम्हों में जवाब आया, मैं भी देखती हूँ, तकरीबन 15 मिनट दीजिए, फिर पूरी रिपोर्ट भेज देती हूँ। अब इंतजार के अलावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। बहस फिर शुरू हो गई। कोई शावेज के हक में बोल रहा था, कोई अरफा की बात को सही करार दे रहा था। इस दौरान दादाजान आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए अरफा के पास आकर बैठ गए। इन्होंने एक नजर पूरे खानदान पर डाली। अब कोई भी इस बच्ची पर हाथ नहीं उठाएगा। इनकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि सब खामोश हो गए। दादाजान ने अरफा के सर पर शफकत से हाथ रखा। तुम सब लोग खुद सोचो, ये लड़की अपने पसंद के लड़के से मंगनी कर चुकी है। चंद दिन बाद शादी होने वाली है। पूरा घर तैयारियों में मसरूफ है। आखिर ये ऐसी हरकत क्यों करेगी? कोई वजह तो बताओ मुझे। ताई अम्मी ने फौरन तलखी से कहा, इसकी माँ ने भी तो ये किया था, हमारे घर के लड़के को अपने जाल में फंसाया था।
दादा जान का चेहरा सख्त हो गया। समीना, ऐसी बात दोबारा मत कहना। अरफा की माँ बहुत अच्छी लड़की थी। हमारा बेटा अपनी मर्जी से शहर गया था, अपनी मर्जी से शादी की थी। इन दोनों की किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। इनकी मौत भी वहीं लिखी थी। किसी पर इल्जाम मत लगाओ। ये कहते हुए दादा जान चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। पुराने जख्म एक बार फिर ताजा हो चुके थे। इनकी आंखों में नमी उतर आई। अरफा से सर झुकाए बैठी थी, ऐसे अपने मरहूम माँ बाप की याद ने मजीद तोड़ दिया। दादा जान ने करीब खड़े नौकर को इशारा किया, बच्ची के लिए पानी लेकर आओ। चंद लम्हों बाद ग्लास सामने था। दादा जान ने अपने हाथों से अरफा को पानी पिलाया। वो बच्ची की तरह सिसकती रही। पूरा कमरा खामोश था। अब सबकी नजरें सिर्फ एक जवाब की मुंतजर थीं। तकरीबन 15 मिनट बाद दादा जान के मोबाइल पर पैगाम आया। इन्होंने फौरन पैगाम खोला, चंद लम्हे पढ़ते रहे, फिर मोबाइल बंद कर दिया। रिपोर्ट आ गई है कि वीडियो वाकई मसनूई जहानत के जरिए बनाई गई है। ये असली वीडियो नहीं है। एक लम्हे में पूरे कमरे का माहौल बदल गया। हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। दादा जान ने गहरा सांस लिया। इन्हें पहले यकीन था अरफा भी उम्र में बहुत छोटी थी। इसे सिर्फ एफए तक तालीम हासिल की थी। मंगनी के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। ऐसी जदीद चीजें बनाना तो दूर की बात, वो इनके बारे में ज्यादा जानती भी नहीं थी। फैजान भी ऐसा इंसान नहीं था जो ऐसी हरकत करता। इसका मतलब सिर्फ एक था, किसी ने जानबूझकर अरफा की इज्जत खराब करने की कोशिश की थी। दादा जान ने बगैर एक लम्हा जाया किए शाहवेज का नंबर मिलाया। इधर कराची में शाहवेज एक बड़ी कारोबारी मीटिंग के दरमियान बैठा था। मेज पर करोड़ों की डील के कागजात फैले हुए थे। मोबाइल मुसलसल बजने लगा। इसने स्क्रीन पर दादा जान का नाम देखा, फौरन कॉल उठा ली। दादा जान, खैरियत है? दादा जान की आवाज पहले से ज्यादा सख्त थी। इसी वक्त फ्लाइट पकड़ो, कराची से निकलो, अभी के अभी हवेली पहुंचो। शाहवेज ने हैरत से कहा, दादा जान, मैं करोड़ों की डील के दरमियान बैठा हूँ, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? दादा जान गुस्से से बोले, भाड़ में गई तुम्हारी करोड़ों की डील। मैं दूसरी कोई बात नहीं सुनूंगा, फौरन वापस आओ। इतना कहकर इन्होंने कॉल खत्म कर दी। शाहवेज चंद लम्हे मोबाइल को देखता रह गया। दादा जान ने जिंदगी में शायद पहली बार इससे इस लहजे में बात की थी। इसने फौरन मीटिंग अधूरी छोड़ी, एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। पहली दस्तयाब फ्लाइट में नशिस्त हासिल की। जहाज फिजा में बुलंद हुआ। कराची से गांव पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट लगे थे। वो खिड़की के बाहर बादलों को देखते हुए मुसलसल एक ही बात सोच रहा था, आखिर हवेली में ऐसा क्या हो गया था जिसने दादा जान को इस कदर गुस्से में मुब्तला कर दिया था। जैसे शाहवेज हवेली के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, नौकरों ने सलाम किया। किसने पानी पेश नहीं किया, किसी ने इसके सफर के बारे में नहीं पूछा। एक मुलाजिम खामोशी से इसके करीब आया। दादा जान ने फौरन अपने कमरे में बुलाया। शाहवेज ने हैरानी से इसके चेहरे की तरफ देखा, फिर तेज कदमों से दादा जान के हिस्से की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खुला, अंदर सिर्फ दादा जान बैठे थे। अरफा वहां मौजूद नहीं थी। शाहवेज ने सलाम किया, दादा जान खैरियत है? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? दादा जान ने कुर्सी से उठने की भी जहमत नहीं की। इनकी निगाहें मुसलसल शाहवेज के चेहरे पर जमी रहीं। फिर इन्होंने मेज पर रखा मोबाइल इसकी तरह बढ़ा दिया। ये देखो। शाहवेज ने वीडियो चलाई। चंद लम्हे देखता रहा, फिर हैरानी से दादा जान की तरफ देखा। ये क्या है? दादा जान की आवाज गुस्से से भारी हो चुकी थी। ये वो गंदगी है जिसके जरिए तुमने अपने खानदान की लड़की की इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की है। शाहवेज चौंक गया। मैंने? दादा जान, इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी। अरफा ने सब कुछ बता दिया। इसने बताया कि चंद दिन पहले तुम दोनों की सख्त लड़ाई हुई थी। तुम इसे धमकियां दे रहे थे, तुम इसे अजीब अजीब नजरों से देखते थे। शायद तुम इसे पसंद करते थे। शायद तुम इस बात पर गुस्से में थे कि तुम्हारी शादी इससे क्यों नहीं हुई, इसलिए तुमने इसका रिश्ता खत्म करने की कोशिश की, इसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की। शाहवेज ने बेख्तियार नफी में सर हिला दिया। दादा जान, अल्लाह की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैंने ये सब नहीं बनाया। दादा जान खामोश रहे, लेकिन दादा जान के हाथ कांप रहे थे। इनकी हालत बुरी हो रही थी। शाहवेज भी समझ गया कि शायद इसे मजबूरी में इनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये सब इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं था। शाहवेज को भी दादा जान से बहुत मोहब्बत थी और वो नहीं चाहता था कि इनको कुछ हो जाए। फिर भी अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था।
شاویز نے ایک قدم آگے بڑھایا. آپ میری بات پر یقین کریں, میں ایسا انسان نہیں ہوں. میں نے کبھی کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا سوچا بھی نہیں. دادا جان کا چہرہ مزید سخت ہو گیا. میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں. شاویز ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا. فیصلہ, تم عرفا سے نکاح کرو گے. یہ الفاظ سن کر شاویز جیسے پتھر کا ہو گیا. وہ چلنا میں دادا جان کو دیکھتا رہا. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے صحیح سنا ہے. دادا جان, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل وہی کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا ہے. عرفا بدنام ہو چکی ہے. یہ خبر پورے خاندان میں پھیل چکی ہے. اس کا نکاح فیضان سے نہیں ہو سکے گا. جس لڑکی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی گئی, اب اسی کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہوگی. آج شام تم دونوں کا نکاح ہوگا. میں اس معاملے میں ایک لفظ بھی مزید نہیں سنوں گا. شاویز نے بے بسی سے کہا, میں نے سب نہیں کیا. دادا جان نے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا. میرا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے. شاویز جانتا تھا کہ دادا جان جب آخری فیصلہ سنا دیتے تھے پھر پورا خاندان بھی اسے بدل نہیں سکتا تھا. وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا. ادھر جب یہ خبر عرفا تک پہنچی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی. وہ بری طرح سہم گئی. اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی ایک ہی دن میں اس طرح بدل جائے گی. وہ فیضان سے محبت کرتی تھی, اس کے ساتھ نئی زندگی کے خواب دیکھے تھے. اب وہ سارے خواب ایک لمحے میں ٹوٹ چکے تھے. اس کے پاس کچھ کہنے کا حق بھی نہیں تھا. گھر میں پہلے اس کی وجہ سے ہنگامہ برپا ہو چکا تھا. وہ دوبارہ کسی کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. شام ڈھلنے سے پہلے دادا جان نے قاضی صاحب کو حویلی بلا لیا. گواہ بھی اسی خاندان میں موجود تھے. ہر شخص حیران تھا, ہر شخص خاموش تھا. گھر کی عورتوں نے شور مچانے کی کوشش کی, خاص طور پر شاویز کی ماں بار بار اعتراض کر رہی تھی. یہ نکاح نہیں ہو سکتا, میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو جائے گی. دادا جان نے صرف ایک نظر اس کی طرف ڈالی. پورا کمرہ خاموش ہو گیا. ان کے سامنے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ آواز بلند کرتا. نکاح کی کاروائی شروع ہوئی. نہ کوئی سجاوٹ تھی, نہ کوئی خوشی تھی, نہ ڈھول تھا, نہ مبارکباد. بس چند کاغذ میز پر رکھے گئے. قاضی صاحب نے نکاح نامگی کیا. دستخط لیے گئے. قبول ہے کہلوایا گیا. چند ہی لمحوں میں سب کچھ ختم ہو گیا. ایسا نکاح شاید اس خاندان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ لوگ گاؤں کے ایک بہت بڑے علاقے میں رہتے تھے. چاروں طرف بلند دیواریں تھیں, اندر وسیع لان تھے, الگ الگ مکانات تھے. خاندان ایک ہی احاطے میں آباد تھا. ہر گھر الگ تھا, خاندان ایک تھا. عرفا چونکہ بچپن سے ہی یتیم تھی, اس لیے وہ ہمیشہ دادا جان کے حصے میں رہتی آئی تھی. نکاح کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی. وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی. اس سے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ صبح وہ فیضان کی منگیتر تھی. شام ہوتے ہوتے وہ شاویز کی بیوی بن چکی تھی. اس کی زندگی ایک ہی دن میں مکمل بدل چکی تھی. شاویز نے نکاح تو کر لیا, مگر دادا جان نے صاف الفاظ میں حکم سنا دیا. ان کا حکم یہ تھا کہ جو حصہ یعنی کہ جو ایک بنگلہ عرفا کے ماں باپ کے لیے اسی چار دیواری کے اندر بنایا گیا تھا وہ شاویز اور عرفا کا ہوگا, اور یہ وہ دونوں وہیں پر جا کر رہیں گے, اور کوئی ان کی زندگی میں دخل اندازی نہیں دے گا. نوکروں کو حکم دے دیا گیا کہ اس جگہ کی صفائی کر لو. شام تک صفائی بھی ہو گئی اور اب رات کو ان کی شادی کی پہلی رات تھی. عرفا کو تیار کروا کے تھوڑا بہت کہا کہ ذرا اچھی لگے, نیا جوڑا پہنا دیا گیا, اور وہ شاویز کے لیے اس کی دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی تھی, کیونکہ شادی جیسا تو لگنا ہی چاہیے تھا. کچھ تقاضے تو تھے جن کو پورا کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا. جب شاویز کمرے میں داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر کہنے لگا, کہاں سے آئی یہ بات, یہ ویڈیو کہاں سے آئی, اور تم نے کس طرح سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا؟ تمہارے ساتھ تم تو اس گھر سے جا رہی تھی تو مجھے خوشی ہو رہی تھی, لیکن یہ سب کیا ہو گیا؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنی ضروری میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں اس ساری بکواس کے لیے. شاویز نے بات کرتے کرتے عرفا کی کلائی پکڑی اور اسے مضبوطی سے دبانا شروع کر دیا. عرفا کو اسے ڈر لگنے لگا. ڈرتی رہی وہ اس سے ہمیشہ ہی تھی, کیونکہ اس سے عمر میں بڑا بھی تھا اور پوری حویلی اس سے ڈرتی تھی. لیکن اب تو الگ ہی طرح کا ڈر لگ رہا تھا, کیونکہ اس کا شوہر بن چکا تھا اور دونوں ایک ہی کمرے میں اکیلے تھے. بولو, زبان کھولو اپنی, چپ کیوں ہو؟ اس نے عرفا کو بستر پر دھکا دیا اور اس کے سر پر سوار ہونے والے انداز میں کھڑا تھا. وہ ایسے بستر پر پڑی تھی جیسے ابھی اس کے اوپر حملہ ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا. عرفا نے بس اتنا کہنا مناسب سمجھا. یہ سب کیسے ہوا اور کیسے نہیں ہوا یہ تو میں پتہ کروا ہی لوں گا, لیکن ابھی میں واپس جا رہا ہوں اپنی میٹنگ کے لیے, اور اس کے بعد جب میں واپس آؤں گا
फिर तुमसे दो दो हाथ करूंगा, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बुरा किया। ये जो कुछ भी था तुमने इसमें मुझे शामिल किया, मुझे अच्छी तरह पता है कि इसमें तुम्हारा ही कोई हाथ है। अरफा चुप रही लेकिन नजरें झुका ली। इसने शावेज तकिया उठाने के लिए आगे बढ़ा तो अरफा को लगा कि वो इसको हाथ लगाना चाहता है। वो बुरी तरह से डर गई। शावेज ने कुछ नहीं बोला, तकिया उठाकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया, क्योंकि अब काफी रात हो चुकी थी और सुबह सुबह पहली फ्लाइट से रवाना हो गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। शाम ढल चुकी थी। खिड़की के बाहर आसमान पर सुर्खी फैल रही थी। अरफा बिस्तर के किनारे बैठी अपने हाथों में पकड़े हुए निकाह नामे को मुसलसल देख रही थी। चंद घंटे पहले तक इसकी जिंदगी का हर ख्वाब फैजान के साथ जुड़ा हुआ था। अब वो सब कुछ एक कागज के चंद दस्तखतों ने बदल दिया था। शावेज वहां मौजूद नहीं था। कमरे में सिर्फ अरफा थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर फैजान का नाम जगमगा रहा था। अरफा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने कांपते हुए हाथों से कॉल वसूल कर ली। अरफा, आखिर ये सब क्या है? तुमने मजाक मजाक में कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। तुम जानती भी हो तुम्हारी इन तस्वीरों की वजह से दोनों खानदानों में क्या कुछ हो गया। मैं तो हकीकत जानता हूँ। मैं तो समझ जाऊंगा कि तुमने अप्रैल फूल बनाने के लिए एआई से तस्वीरें और वीडियो बनवाई थी, मगर बाकी सबको कौन समझाएगा तुमने आखिर ऐसा मजाक ही क्यों किया। इससे पहले की तस्वीरें देखता हूँ मेरी आप ही ने देख ली। अगर तुम्हारे इस कजन शावेज को ये सब मालूम हो गया तो वो भी न जाने क्या समझेगा। अरफा खामोश रही। इसकी आंखों से आंसू बहते रहे। फैजान ने दोबारा कहा, एक काम करते हैं, मैं भी हवेली आ जाता हूँ, मैं सबको सच बता देता हूँ। मैं कह दूंगा कि ये सब मेरी शरारत थी। मैंने ही तुम्हें ये सब बनाने का कहा था। हम दोनों से मजाक कर रहे थे, शायद बात संभल जाए। अरफा की होंठ कांपे मगर आवाज ना निकली। फैजान परेशान हो गया। अरफा, बोल क्यों नहीं रही हो? पहले तो मुझे एक लम्हा खामोश नहीं रहने देती थी, अब आखिर क्या हो गया? मुझे डरा क्यों रही हो? अरफा की हिचकी बंद गई। वो बड़ी मुश्किल से बोल सकी, अब कुछ नहीं हो सकता फैजान, मेरी एक छोटी सी गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। फैजान खामोश हो गया। अरफा ने आंखें बंद कर ली। जब तुम्हारी बहन ने वो तस्वीरें देखी, इसने फौरन मेरे खानदान की औरतों को भेज दी। मैं कॉलेज से अपनी सनद लेकर वापस आई तो घर में कयामत बरपा थी। सब मुझे मुजरिम समझ रहे थे, सब मेरे ऊपर हाथ उठा रहे थे, सब मुझसे जवाब मांग रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं सच बता देती कि मैंने खुद एआई से सब बनाया था तो दादा जान की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाती। सब यही समझते कि मैंने शादी से पहले अपनी हदें पार कर दी हैं, इसलिए मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल दिया। फैजान की सांस रुक से गई। कौन सा झूठ? अरफा ने रोते हुए कहा, मैंने सबको कह दिया कि ये सब शावेज लाला ने बनाया। वो हमारा रिश्ता खराब करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एआई से वीडियो और तस्वीरें बनाकर मुझे बदनाम किया। चल लम्हों तक दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी रही। फिर फैजान की आवाज आई, तुमने शावेज पर इल्जाम लगा दिया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर क्या हुआ? अरफा ने आंसू साफ किए। दादा जान ने मेरी बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि रिपोर्ट में भी यही आया था कि वीडियो एआई से बनी हुई है। किसी को ये मालूम नहीं चल सका कि वो एआई मैंने खुद इस्तेमाल की थी। सब यही समझते रहे कि शावेज ने मेरी इज्जत खराब करने के लिए ये सब किया है। फिर दादा जान ने फैसला किया कि जिसने खानदान की लड़की की इज्जत खराब करने की कोशिश की है वही इसकी इज्जत बचाएगा। फैजान बेख्तियार बोला, इसके बाद? अरफा की आवाज टूट गई। इसके बाद मेरा निकाह शावेज से कर दिया गया। फैजान जोर से हंस पड़ा। वो ऐसी हंसी थी जिसमें यकीन से ज्यादा बेयकीनी थी। अरफा, ये मजाक अच्छा नहीं है। अरफा खामोश रही। फैजान फिर बोला, होश में तो हो तुम? आखिर कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा छोटा सा मजाक इतना बड़ा अंजाम कैसे ले सकता है? ये सब फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं होता। तुम अब भी मेरे साथ मजाक कर रही हो। एक दफा हमारी शादी हो जाए तो फिर देखना, मैं तुम्हारी ये अप्रैल फूल हमेशा हमेशा के लिए भुला दूंगा। कोई अपने मंगेतर को इस तरह बेवकूफ बनाता है? तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अरफा की सिसकियां मजीद तेज हो गईं। फैजान में मजाक नहीं करे, फिर साबित करो। अरफा ने कॉल बंद नहीं की। इसने निकाहनामा उठाया, इसकी तस्वीर ली, फैजान को भेज दी। चल लम्हों बाद वहां मुकम्मल खामोशी छा गई। फैजान शायद इस तस्वीर को बार बार देख रहा था। इसके बाद इसकी आवाज आई। इस बार इसके लहजे में गुस्सा नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ इंसान बोल रहा था। ये कैसे हो गया?
अरफा ने आहिस्ता से कहा, ये सब कल सुबह शुरू हुआ था। मैं कॉलेज से अपनी सनद लेकर वापस आई थी। तुम्हारी बहन तस्वीरें भेज चुकी थी। तुम्हारे घर वालों ने फोन पर ही रिश्ता खत्म कर दिया। फिर मेरे घर में सबने मुझे मुजरिम बना दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई, मगर इसके बदले एक बेगुनाह इंसान पर इल्जाम लगा दिया। अब मैं शावेज की बीवी हूँ। फैजान ने गहरा सांस लिया। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अरफा। तुमने एक झूठ बोलकर 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी, अपनी भी, मेरी भी, शावेज की भी। मगर मैं ये निकाह नहीं मानता। मुझे मालूम है इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी। हम इस निकाह को खत्म करवा लेंगे। मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हम दोनों मिलकर सब सच बता देंगे। अरफा घबरा गई। नहीं फैजान, तुम यहाँ नहीं आ सकते। अब मेरा निकाह हो चुका है। तुम्हारा यहाँ आना हालात को मजीद खराब कर देगा। मुझे छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। शायद यही हम दोनों की किस्मत थी। फैजान की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। फैजान, मेरी बात मानो। नहीं, बराए करम मत आओ। मैं रास्ते में हूँ अरफा, बाकी बातें सामने आकर होंगी। इतना कहकर इसने फोन बंद कर दिया। अरफा कई लम्हों तक मोबाइल को देखती रही। इसके हाथ कांप रहे थे। वो अच्छी तरह जानती थी फैजान जिद्दी इंसान था। एक बार कोई फैसला कर लेता तो फिर पीछे नहीं हटता। इसे यकीन हो चुका था फैजान सीधा हवेली आने वाला था। इसे मालूम नहीं था कि इसका ये एक फैसला इस खानदान में एक नए तूफान की बुनियाद बनने वाला है। रात अब थी, खामोशी के साथ सड़कों पर उतर चुकी थी। गाड़ी तेज रफ्तारी से हवेली की तरफ बढ़ रही थी। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे का रास्ता दिखा रही थी। फैजान दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाए मुसलसल ड्राइव कर रहा था। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, आंखों में बेयकीनी साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार खुद से बातें कर रहा था, ये कैसे हो सकता है, सिर्फ एक लड़की की बेवकूफ़ी की वजह से इतना बड़ा फैसला कर लिया जाए। अगर अरफा ने एआई से वो तस्वीरें बना भी ली थी तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात थी। वो मेरी होने वाली बीवी थी। मुझे अगर इस बात से कोई मसला नहीं था तो बाकी सबको क्यों था। ये हमारा जाती मामला था। मुझे हक था कि मैं इसे माफ करता या नाराज होता, मगर किसी को ये हक किसने दिया कि वो मेरी मंगेतर का निकाह किसी दूसरे इंसान से करवा दें। इसने बेख्तियार स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा। गाड़ी हल्का सा लहरा गई। इसने फौरन खुद को संभाला। ये लोग आखिर खुद को समझते क्या हैं। किसी की पूरी जिंदगी का फैसला चंद घंटों में कर दिया। किसी ने एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि अगर अरफा से गलती हुई थी तो मैं इसका मंगेतर था। सजा देनी थी तो मैं देता, माफ करना था तो मैं करता। ये इख्तियार सिर्फ मेरा था। इसने गहरा सांस लिया। ज़हन में अरफा का रोता हुआ चेहरा बार बार घूम रहा था। इसकी सिसकियां अब भी इसके कानों में गूंज रही थी। बेवकूफ लड़की, तुमने एक मजाक को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बना दी। अगर तुम शुरू में सच बोल देती तो शायद सब नाराज होते, शायद कुछ दिन बातें सुननी पड़ती, मगर कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता ना। तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बेगुनाह इंसान पर इल्जाम लगा दिया। अब खुद भी तकलीफ में हो, मुझे भी तकलीफ दे रही हो। शाबेज भी बगैर कसूर के सजा भुगत रहा था। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर इसने मजबूत लहजे में कहा, नहीं, मैं इस निकाह को कभी कबूल नहीं करूंगा। ये निकाह दबाव में हुआ, खौफ में हुआ, ये किसी की खुशी से नहीं हुआ। मैं हवेली जाकर दादा जान से बात करूंगा, इन्हें पूरी हकीकत बताऊंगा। मैं खुद मानूंगा कि ये एआई की तस्वीरें अरफा ने मेरे लिए बनाई थी। हम दोनों से मजाक कर रहे थे, गलती हमारी थी। सजा सिर्फ अरफा को क्यों मिले। मैं किसी कीमत पर अपनी मोहब्बत को इस तरह खत्म नहीं होने दूंगा। इसने एक नजर सामने लंबी सड़क पर डाली। हवेली अब ज्यादा दूर नहीं थी। इससे मालूम नहीं था कि वहां पहुंचकर इसका सामना सिर्फ एक खानदान से नहीं बल्कि ऐसे फैसलों से होने वाला था जो शायद इसकी पूरी जिंदगी बदल देते। अरफा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। हर गुजरता लम्हा इसके दिल की धड़कन मजीद तेज कर रहा था। इसे अच्छी तरह मालूम था कि शावेज दादा जान के हुक्म पर हवेली से जा चुका था। वो यही चाहते थे कि फैजान वापस चला जाए। अब इससे मिलना किसी नई मुसीबत को दावत देने के बराबर था। मोबाइल दोबारा बजा। फैजान का फोन था। अरफा ने फौरन कॉल उठा ली। फैजान, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी क्यों आ गए हो। फैजान ने पुरज़म लहजे में कहा, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं हवेली के बाहर खड़ा हूँ, अब बताओ कहाँ आना है। अरफा ने घबरा कर खिड़की से बाहर देखा। तुम वाकई आ गए हो। हाँ, अब जल्दी बताओ तुम कहाँ हो।
अरफा ने चलना में सोचा। पूरा खानदान इस वक्त अपने अपने हिस्सों में था। दादा जान भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। इससे यकीन था कि इसके हिस्से की तरफ इस वक्त कोई नहीं आएगा। मैं अपने कमरे में नहीं हूँ, दादा जान वाले पोर्शन के साथ जो मेरा हिस्सा है मैं वही हूँ। तुम इस तरफ आ जाओ, मगर सिर्फ चंद मिनट रुकना, फिर फौरन वापस चले जाना। मैं बस तुम्हें देखकर सारी बात समझाकर वापस चला जाऊंगा। कॉल खत्म होते अरफा ने बेख्तियार दुआ मांगी, काश सब खैर से गुजर जाए। इधर फैजान ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। हवेली के अंदर दाखिल होने वाली कुशादा सड़क पर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ खामोशी थी। बड़े बड़े लॉन हल्की रोशनी में सिर्फ दिखाई दे रहे थे। अलग अलग मकानात एक ही चार दीवारी के अंदर अपनी शान के साथ खड़े थे। फैजान अभी अरफा के हिस्से की तरफ मुड़ा था कि सामने से एक स्याह रंग की बड़ी लग्जरी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। दोनों गाड़ियां तकरीबन आमने सामने आकर रुक गईं। फैजान ने हैरत से सामने देखा। दूसरी तरफ शावेज बैठा था। असल में कराची में होने वाली कारोबारी डील खत्म हो चुकी थी। दूसरी पार्टी शहर छोड़कर जा चुकी थी। वहां मजीद रुकने का कोई फायदा नहीं रहा था, इसलिए वो वापस हवेली आ गया था। शावेज ने सामने खड़ी गाड़ी को गौर से देखा। अगले लम्हे इसने फैजान को पहचान लिया। ये वही शख्स था जिसके साथ चंद घंटे पहले तक अरफा की मंगनी थी। इसकी नजरें फौरन इस रास्ते पर गईं। जिस तरफ फैजान जा रहा था वो रास्ता सीधा अरफा के हिस्से की तरफ जाता था। शावेज के चेहरे के तासुरात बदल गए। इसके दिल में एक ही ख्याल आया, अरफा ने खुद इसे यहाँ बुलाया। पहले इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी जिंदगी बदल दी। अब निकाह के चंद घंटे बाद ही अपने साबिक मंगेतर को मुझी के घर बुला लिया। क्या अब मेरी इज्जत की भी धज्जियां उड़ाना चाहती है? दूसरी तरफ फैजान के ज़हन में बिल्कुल मुख्तलिफ सोच चल रही थी। वो शावेज को देखते अंदर ही अंदर भड़क उठा। इसे यकीन था कि ऐसे इंसान ने हालात का फायदा उठाया। अगर ये निकाह ना करता तो शायद अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता था। दोनों ने तकरीबन एक ही वक्त अपने अपनी गाड़ियों के दरवाजे खोले। शावेज गाड़ी से बाहर निकला तो इसका लंबा कद मजीद नुमाया हो गया। मजबूत जिस्सामत, संजीदा चेहरा। सफर की थकन के बावजूद इसकी शख्सियत में एक अलग ही रौब था। फैजान भी गाड़ी से बाहर आया। कद में वो शावेज से छोटा था। जिस्सामत भी इतनी भारी नहीं थी। इसकी गाड़ी भी एक आम सेडान थी, जबकि शावेज की लग्जरी गाड़ी दोनों के माली फर्क की भी गवाही दे रही थी। चंद कदमों का फासला बाकी था, फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर रुक गए। कुछ लम्हों तक मुकम्मल खामोशी रही। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक ये समझ रहा था कि सामने खड़ा इंसान इसकी मोहब्बत छीन कर ले गया है। दूसरा ये सोच रहा था कि सामने खड़ा शख्स इसकी नई बनी हुई इज्जत को मिट्टी में मिलाने आया। फिजा में अजीब सा तनाव फैल चुका था। लग रहा था कि अगला लफ्ज बोलने वाला शख्स से बात नहीं करेगा, बल्कि एक नए तूफान की बुनियाद रख देगा। दोनों चंद कदम के फासले पर आकर रुके। माहौल में ऐसी खामोशी थी जैसे हवा भी इनके दरमियान खड़ी हो। शावेज अभी कुछ कहने वाला था कि फैजान ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। एक लम्हा मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहो कहना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ अभी हुआ इस बेवकूफ लड़की की बेवकूफी की वजह से हुआ। मैं इस निकाह को नहीं मानता। वो भी इसे कभी दिल से कबूल नहीं करेगी, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हमने अपने रिश्ते को अरेंज मैरिज का रंग दिया था। ये निकाह सिर्फ दबाव में हुआ है। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ उसे तलाक दे दो ताकि मैं इसे शादी कर सकूं। शावेज ने चलना में खामोशी से इसे देखता रहा। इसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना हैरत, सिर्फ एक अजीब सी सख्ती थी। फिर वो आहिस्ता से बोला, जब तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन ने फोन करके रिश्ता तोड़ा था तब तुम कहाँ थे? इस वक्त हमारे खानदान की इज्जत दाव पर लगी हुई थी। हर तरफ तमाशा बना हुआ था। तुम लोगों ने एक लम्हे में हाथ झाड़ लिए। अब जब दादा जान ने किसी तरह ये मामला संभाल लिए तो तुम दोबारा यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो। फैजान ने फौरन जवाब दिया, मैं इस वक्त हकीकत से बेखबर था। मुझे चंद घंटे बाद सब मालूम हुआ। जैसे अरफा ने बताया मैं सीधा यहाँ आ गया। शावेज ने सर्द लहजे में कहा, अब सच क्या है झूठ क्या है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जो कुछ भी है अब इस चार दीवारी के अंदर है। वो लड़की पागल है या बेवकूफ है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब वो मेरी बीवी है, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। तुम इससे दूर रहो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। फैजान ने एक कदम आगे बढ़ाया। कागज पर दस्तखत हो जाने से मोहब्बत खत्म नहीं हो जाती शावेज की आंखों में पहली बार गुस्सा उभरा। ये आखिरी बार समझा रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। दोबारा अगर मैंने तुम्हें इस हवेली के अंदर देखा
तो 2 घंटे बाद तुम पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए नजर आओगे। ये बात अच्छी तरह याद रखना। फैजान हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट तंज से भरी हुई थी। मुझे धमकी देना बहुत आसान है, मुझे पुलिस के हवाले भी कर सकते हो, मगर एक बात कभी नहीं बदल सकती। तुम अरफा का दिल नहीं जीत सकते। इसके दिल में सिर्फ मैं हूं, मैं रहूंगा। वो तुम्हारी बीवी सिर्फ कागजों पर बनी है, हकीकत में वो आज भी मुझसे मोहब्बत करती है। ये अल्फाज सीधे शावेज के दिल पर लगे। चंद लम्हों के लिए वो खामोश रह गया। ऐसे बेख्तियार वो मंजर याद आया जब निकाह के बाद अरफा ने एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा था, जब वो मुसलसल रोती रही थी, जब इसने इसके करीब आना भी पसंद नहीं किया था। फैजान की बातें इसे जहर की तरह महसूस हो रही थी, क्योंकि दिल के किसी कोने में इसे भी यही लग रहा था कि शायद ये सब सच है। इसने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो, फैजान ने बेखौफी से जवाब दिया। हदें तो इस दिन टूट गई थी जिस दिन दो मोहब्बत करने वालों को अलग करके एक बेकसूर इंसान की जिंदगी भी बर्बाद कर दी गई। शावेज ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर ली। चंद लम्हे ऐसा लगा जैसे वो फैजान पर हाथ उठा देगा, मगर इसने खुद को रोक लिया। ये मेरी आखिरी बात है, यहां से चले जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फैजान ने एक लंबी नजर इस पर डाली, फिर खामोशी से अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। शावेज ने इसे भी गहरा सांस लिया। जैसे वो पलटा, इसकी नजर ऊपर गई। दादाजान वाले हिस्से की छत पर अरफा खड़ी थी। वो दोनों की पूरी गुफ्तगू सुन तो नहीं सकी थी, मगर दोनों के चेहरों की तासुरात, हाथों की जंबिश, गुस्सा, सब कुछ देख चुकी थी। जैसे इसकी नजर शावेज से मिली, इसका रंग जर्द पड़ गया। वो फौरन सीढ़ियों की तरफ भागी। इसे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि अब शावेज सीधा इसके पास आने वाले। इधर शावेज की बर्दाश्त भी खत्म हो चुकी थी। इसने तेज कदमों से अरफा वाले हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ इसके गुस्से में इजाफा हो रहा था। इधर अरफा सीढ़ियां उतर रही थी, इसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इसे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी कि अब शायद इसकी खैर नहीं थी। कमरे का दरवाजा जोर से खुला। अरफा पहले दरवाजे से चंद कदम दूर खड़ी थी। इसने शावेज के कदमों की आवाज पहचान ली थी। इसका चेहरा पहले ही जर्द पड़ चुका था, हाथ बेख्तियार कांप रहे थे। शावेज तेज कदमों से अंदर आया। इसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया, सीधा अरफा के सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। अरफा ने फौरन नजरें झुका ली। मोबाइल दो। अरफा चौंक गई। क्यों? शावेज की आवाज पहले से ज्यादा सख्त हो गई। मैंने कहा मोबाइल दो। अरफा ने मोबाइल को अपने हाथों में और मजबूती से पकड़ लिया। इसमें कुछ भी नहीं है। शावेज तल्ख अंदाज में हंसा। तुम्हारे मुंह से सच सुनने की उम्मीद तो मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। ये कहते इसने आगे बढ़कर मोबाइल इसके हाथ से छीन लिया। अरफा ने रोकने की कोशिश की, मगर शावेज की मजबूत गिरफ्त के सामने इसके एक न चले। मोबाइल लॉक नहीं था। शावेज ने सीधा चैट खोली। सबसे ऊपर फैजान का नाम मौजूद था। अरफा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। शावेज खामोशी से पैगामात देखता रहा। फिर इसकी नजर एक वॉइस मैसेज पर जाकर रुक गई। इसने बगैर कुछ कहे से चला दिया। कमरे में अरफा की अपनी आवाज गूंज उठी। शावेज तो कराची के लिए रवाना हो गया था। इसमें इस हिस्से में बिल्कुल अकेली हूँ। तुम इस तरफ आकर मुझसे बात कर लो, थोड़ी देर रुकना, फिर फौरन वापस चले जाना। वॉइस मैसेज खत्म हुआ। कमरे में खामोशी छा गई। शावेज की उंगलियां मोबाइल पर जमी रह गईं। इसके जबड़े सख्ती से भिंच गए। आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इसने आहिस्ता से सर उठाया। अरफा बुरी तरह कांप रही थी। वो जानती थी कि ये आवाज सुनने के बाद मामला पहले से कई ज्यादा खराब हो चुका है। शावेज ने धीमी मगर खौफनाक आवाज में कहा, अब भी कुछ कहना है? अरफा ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। वो बात ऐसी नहीं थी जैसे आप समझ रहे हैं। शावेज एक कदम आगे बढ़ा। मुझे अच्छी तरह मालूम है बात किया है, क्योंकि जिस इंसान ने खुद चोरी की हो, जिसने खुद झूठ बोला हो, वो दुनिया वालों को धोखा दे सकता है, अपने आप को नहीं। तुमने अपने मंगेतर के साथ मजाक करने के लिए एआई से अपनी तस्वीरें बनाई, वीडियो बनाई, मामला हाथ से निकल गया तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरा नाम ले दिया। दादाजान का एतमाद इस्तेमाल किया, पूरे खानदान के सामने मुझे मुजरिम बना दिया। मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी, सब कुछ दाव पर लगा दिया। अब मुझे तुम जैसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। अरफा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने रोते हुए कहा, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मगर मैं डर गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। शावेज ने फौरन बात काट दी। हर इंसान अपनी गलती का बोझ खुद उठाता है। तुमने अपना बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया। अरफा ने लड़ती हुई आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं चाहता कि बात यहाँ तक पहुंच जाए।
शावेज की आंखों में तलखी उतर आई। अब पहुंच चुकी है ना। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर सीधा इसकी आंखों में देखकर बोला, अगर तुम चाहती हो कि मेरा कहर तुम पर ना बरसे तो फिर मेरी एक बात मानती होगी। अरफा ने घबराकर पूछा, कौन सी बात? शावेज ने बगैर पलक झपकाए जवाब दिया, आज नहीं तो कल तुम पूरे खानदान के सामने अपनी गलती की तस्लीम करोगे। तुम खुद बताओगी कि एआई की तस्वीरें तुमने बनाई थी। मेरा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं था। अरफा ने बेख्तियार एक कदम पीछे हटाया। इसकी आवाज कांप रही थी। ठीक है, मैं मान लूंगी, मगर प्लीज मुझसे दूर रहिए, मेरे करीब मत आइए। ये अल्फाज अरफा ने खौफ की वजह से कहे थे। इसे शावेज के गुस्से से डर लग रहा था, मगर शावेज ने लफ्जों का मतलब कुछ और ही निकाला। इसके ज़हन में चंद लम्हे पहले फैजान की बात गूंजने लगी। इसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। इसे लगा वाकई ये लड़की आज भी खुद को फैजान के लिए बचा कर रखना चाहती है, इसलिए मेरी कुर्बत से इस कदर नफरत कर रही है। इसके सीने में अजीब सा दर्द उठा। वो खुद भी इस एहसास पर हैरान था। ये शादी इसकी मर्जी से नहीं हुई थी, फिर भी अपनी बीवी के मुंह से सुनना कि वो इसके करीब ना आए दिल के किसी कोने को चीर गया। इसने अपनी कैफियत छुपाते हुए सख्त लहजे में कहा, अगर तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब ना आऊं तो फिर एक ही रास्ता है, तुम दादी जान के सामने अपनी पूरी गलती कबूल करोगी। इसके बाद मैं खुद तुमसे फासला रखूंगा, मगर अगर तुमने दोबारा झूठ बोला या पीछे हटने की कोशिश की तो फिर मेरे हौसले से बच नहीं पाओगी। अरफा ने फौरन सर हिला दिया, मैं तैयार हूँ, सब कुछ दादा जान को सच सच बता दूंगी। मैं ये भी बता दूंगी कि एआई की तस्वीरें मैंने खुद बनाई थी, आप बेकसूर हैं। शावेज चंद लम्हे इसे देखता रहा। वो हैरान था, इसे सोचा भी नहीं था कि अरफा इतनी आसानी से अपनी गलती मानने पर तैयार हो जाएगी। फिर इसके ज़हन में एक और ख्याल आया कि लड़की अपनी इज्जत खतरे में डालने को तैयार हो गई, सिर्फ इसलिए कि मैं इसके करीब ना जाऊं। तो क्या वाकई फैजान ठीक कह रहा था? क्या इसके दिल में आज भी सिर्फ फैजान ही है? ये ख्याल इसके दिल में किसी खंजर की तरह उतरा। इसने फौरन नजरें दूसरी तरफ फेर ली। चेहरा पहले जैसा सख्त रखा, मगर दिल के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। चंद लम्हों बाद इसने गहरा सांस लिया। अब वक्त आ गया था कि दादा जान के सामने इस कहानी की असल हकीकत रखी जाए। इसने मोबाइल मजबूती से हाथ में पकड़ा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शावेज ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो सीधा दादा जान के कमरे की तरफ बढ़ गया। अरफा इसके चंद कदम पीछे चल रही थी। इसके कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे। हर कदम के साथ इसका खौफ बढ़ता जा रहा था। इससे लग रहा था जैसे वो खुद अपनी सजा की तरफ जा रही हो। दादा जान अपने कमरे में खामोश बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई, आ जाओ। शावेज अंदर दाखिल हुआ। अरफा ने नसें झुकाए इसके पीछे कदम रखा। दादा जान ने दोनों को एक साथ देखा तो पेशानी पर बल पड़ गए। क्या बात है? शावेज ने संजीदगी से कहा, दादा जान, अरफा आपसे कुछ कहना चाहती है, बेहतर होगा आप इसकी बात पूरी सुन लें। ये कहकर वो एक तरफ खामोश खड़ा हो गया। दादा जान की नजरें अरफा पर जम गई। बोलो, क्या कहना चाहती हो? अरफा की आवाज गले में अटक गई। इसने कई बार बोलने की कोशिश की, आखिरकार इसने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, दादा जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं फैजान के साथ मजाक कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे को तंग करते रहते थे। मैंने इसे अप्रैल फूल बनाने के लिए एआई से खुद ही तस्वीरें बनाई थी, खुद ही वीडियो बनाई थी। मेरा मकसद सिर्फ इसे हैरान करना था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब इतना बड़ा मसला बन जाएगा। फिर इसकी बहन ने वो सब देख लिया। घर वालों तक बात पहुंच गई। सबने मुझसे सवाल किए। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा अगर मैं सच बता दूंगी तो आपकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। इसी खौफ में मैंने झूठ बोल दिया कि ये सब शावेज लाला ने किया। दादा जान, शावेज लाला बेकसूर है, सारा कसूर सिर्फ मेरा है। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई देने लगी। दादा जान चंद लम्हे तक अरफा को देखते रहे। इनकी आंखों में हैरत आहिस्ता से टूटे हुए एतमाद में बदलने लगी। वो आहिस्ता से अपनी जगह से खड़े हुए, 2 कदम आगे बढ़े, फिर अचानक 2 कदम पीछे हट गए। जैसे पहली बार इन्हें अरफा अजनबी महसूस हुई हो। अरफा का दिल बैठ गया। दादा जान की आंखों में नमी थी, मगर इस नमी में शफकत नहीं थी, शदीद मायूसी थी। तुमने मुझसे भी झूठ बोला। अरफा सिसक पड़ी। दादा जान ने हाथ उठाकर इसे खामोश करा दिया। जिस बच्ची पर मैंने अपनी औलाद से बढ़कर यकीन किया, इसी ने मेरे इत्मीनान को तोड़ दिया। तुमने सिर्फ झूठ नहीं बोला, तुमने एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी बदल दी। अरफा बेख्तियार इनके कदमों की तरफ बढ़ गई, मगर दादा जान ने खुद को एक कदम पीछे कर लिया। इन्होंने पहली बार इससे फासला इख्तियार किया
یہ منظر عرفا کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ دادا جان نے رخ شاویز کی طرف کیا۔ ان کی آواز پہلے سے کئی زیادہ دھیمی تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری ایک بھی بات نہیں سنی، میں نے صرف اپنی لاڈلی پر یقین کیا۔ میں نے تمہیں مجرم سمجھ لیا، حالانکہ قصور تمہارا تھا ہی نہیں۔ شاویز خاموش کھڑا رہا۔ دادا جان نے گہرا سانس لیا۔ اگر تم چاہو تو اس وقت اس لڑکی کو چھوڑ دو، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ یہ سنتے عرفا نے چونک کر شاویز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھر گیا۔ اب نہ وہ پہلے والی زندگی میں واپس جا سکتی تھی، نہ نئی زندگی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی قسمت کا فیصلہ اب شاویز کے ایک جملے پر ٹکا ہوا تھا۔ شاویز نے چند لمحے آنکھیں بند رکھی، پھر آہستہ سے گہرا سانس لیا کہ میرے خاندان کی لڑکی ہے، میں اس پر طلاق کا دھبا نہیں لگاؤں گا۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب میں اسے چھوڑ کر ایک اور تماشا نہیں بناؤں گا۔ دادا جان خاموش رہے۔ شاویز نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ پلٹا، آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے عرفا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ دوڑ کر دادا جان کے قریب آئے۔ دادا جان مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ڈر گئی تھی، میں نے جان بوجھ کر آپ کا دل نہیں دکھایا۔ دادا جان نے آہستہ سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ہر غلطی معاف نہیں ہوتی عرفا نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑنے چاہے، مگر دادا جان نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، کیونکہ آج پہلی بار میری لاڈلی نے میرا سر جھکا دیا۔ یہ الفاظ عرفا کے دل پر کسی تیز دھار وار کی طرح لگے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجتی رہیں۔ دادا جان نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ پوری حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لان میں لگے درختوں سے ٹھنڈی ہوا گزر رہی تھی۔ ہر طرف سکون تھا، مگر اس سکون کے اندر آج کے دن کا شور اب بھی زندہ تھا۔ شاویز آہستہ آہستہ اپنے حصے کی طرف آئے گی، وہی حصہ تھا جہاں رہنے کا حکم دادا جان نے دیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا، چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں دادا جان کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے، اگر تم چاہو تو اسے چھوڑ دو۔ اس سے اپنا جواب بھی یاد آ گیا، میں اس پر طلاق کا دھبا نہیں لگاؤں گا۔ یہ جملہ صرف دادا جان کو دیا گیا جواب نہیں تھا، یہ اس کے اپنے دل کا فیصلہ بھی تھا۔ وہ اس رشتے سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ حالات جیسے بھی تھے، نکاح جیسے بھی ہوا، وہ عرفا کو اپنی ذمہ داری سمجھ چکا تھا۔ وہ اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ وہ بستر پر لیٹ گیا۔ ادھر عرفا ایسے چل رہی تھی جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ دادا جان کی ناراضگی، اپنی غلطی، شاویز پر لگایا گیا جھوٹا الزام، ہر بات اس کے سینے پر پتھر بن کے رکھی ہوئی تھی۔ آخر کار وہ ہمت کر کے شاویز کے حصے میں آ گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شاویز نے آنکھیں بندی رکھی۔ چند لمحوں بعد اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہوں، ساتھ ہی دبی دبی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ سامنے عرفا بیٹھی تھی، وہ اس کے قدموں سے لپٹ کر مسلسل رو رہی تھی۔ شاویز نے فوراً اپنے پاؤں پیچھے کر لی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ عرفا نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، خدا کی قسم میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں فیضان کو اس لیے نہیں بلا رہی تھی کہ اس کی ساتھ وقت گزاروں، میں صرف اسے سمجھا کر واپس بھیجنا چاہتی تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں، اپنی باقی زندگی اسی گھر میں اس رشتے کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں شاویز لالا۔ شاویز نے بے اختیار بھویں سکیڑ لی۔ اپنے شوہر کو بھی کوئی لالا کہتا ہے؟ عرفا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شاویز نے ہلکی سی سانس بھری۔ لالا کا مطلب معلوم ہے تمہیں؟ عرفا نے دھیرے سے سر ہلایا، جس کا مطلب بھائی ہوتا ہے۔ شاویز نے بے بسی سے مسکرا دیا۔ تم نے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی بے وقوفی ضرور کرنی ہوتی ہے، اب معافی مانگنے آئی ہو تو مجھے بھائی کہہ رہی ہو۔ عرفا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ معاف کر دیجیے، ساری زندگی آپ کو اسی نام سے بلایا، زبان سے اچانک نکل گیا۔ شاویز چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر اس کے لہجے کی سختی پہلے سے کم ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ عرفا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کون سی شرط؟ آئندہ ایسی کوئی بے وقوفی نہیں کرو گی جس کا خمیازہ دوسروں کو بھگتنا پڑے۔ عرفا نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ میں کسی کونے میں رہ لوں گی، آپ نے مجھے معاف کر دیا، میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تھی۔ شاویز نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عرفا حیران ہو کر رہ گئی۔ شاویز نے اسے اپنے قریب کیا، اتنا کہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ سکیں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ کونا یہاں ہے، اگر اس رشتے کو نبھانا ہے تو اس دل میں اپنی جگہ بنانی ہے، مجھ سے دور رہ کر نہیں۔ اگر تمہیں ہمیشہ دوری رکھنا ہوتا تو پھر تمہیں معاف کرنے کا مطلب ہی کیا تھا؟ عرفا کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ آپ واقعی مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟
शावेज ने धीरे से जवाब दिया, नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ। तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मगर इसके साथ एक हकीकत और भी है। अब तो मेरी बीवी हो, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को संभालें। नाराजगी हमेशा नहीं रह सकती अगर दोनों इसे खत्म करने की कोशिश करें। अरफा ने अपने आंसू साफ किए। इसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा इत्मीनान नजर आया। शावेज ने नरम लहजे में कहा, बहुत रात हो गई है, तुम सारा दिन रोती रही हो, आराम करो, बाकी बातें कल करेंगे। इसने बिस्तर की तरफ इशारा किया। अरफा चंद लम्हे हिचकिचाती रही, फिर खामोशी से बिस्तर के किनारे बैठ गई। शावेज ने रजाई इसकी तरफ खींच कर उड़ा दी। अब सुकून से सो जाओ। अरफा ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा। शुक्रिया। कमरे में फिर खामोशी उतर आई, मगर इस खामोशी में पहली बार नफरत नहीं थी। सिर्फ दो ऐसे इंसान थे जो एक मुश्किल आगाज के बाद इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। चंद हफ्ते आहिस्ता आहिस्ता गुजर के वक्त ने वो काम कर दिखाया जो कोई दलील न कर सकी थी। शावेज ने कभी दोबारा अरफा की इस गलती का जिक्र नहीं किया था, ना कोई ताना दिया, ना कोई हिसाब मांगा। वो हर रोज अपने रवैये से इसे ये एहसास दिलाता रहा कि एक रिश्ता सिर्फ निकाह से नहीं बल्कि एतमाद से मजबूत होता है। अरफा भी बदल चुकी थी। वो हर कदम पर शावेज का ख्याल रखती। इसके आने से पहले इसकी पसंद की चाय तैयार होती, वो इसके साथ बैठकर खाना खाती। दोनों छोटी छोटी बातों पर हंसने लगे थे। अजनबियत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। इनके दरमियान एक खामोश सा एतमाद जन्म ले चुका था। एक शाम शावेज दादाजान के पास जाकर बैठ गया। दादाजान ने इसकी तरफ देखा। क्या बात है बेटा? शावेज ने नरमी से कहा, दादाजान एक दरख्वास्त है। बोलो। अरफा को माफ कर दीजिए, इसने गलती जरूर की थी, मगर इसने अपनी गलती मान भी ली थी। वो हर रोज खुद को सजा देती रहती है, अब इसे मजीद शर्मिंदा ना कीजिए। दादाजान चंद लम्हे खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई शिकवा नहीं रहा? शावेज मुस्कुरा दिया। शिकवा था, अब नहीं है। अगर शौहर ही अपनी बीवी की एक गलती को हमेशा जिंदा रखेगा तो वो कभी सुकून से जीना नहीं सीखेगी। दादाजान की आंखों में नमी आ गई। इन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया। तुमने आज मुझे भी बहुत बड़ा सबक दे दिया। इस वक्त इन्होंने नौकर से अरफा को बुलाने के लिए कहा। चल लम्हों बाद अरफा कमरे में दाखिल हुई। इसने नजरें झुका ली। दादाजान इसके करीब आए, इसके सर पर हाथ रखा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अरफा बेख्तियार रोने लगी। इसने झुककर दादाजान के हाथ चूम लिए। मुझे माफ कर दीजिए दादाजान। दादाजान ने इसके आंसू साफ किए। एक शर्त पर। अरफा ने फौरन सर उठाया। आज के बाद कभी किसी झूठ को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दोगी। मैं वादा करती हूँ। दादाजान ने गहरा सांस लिया। एक बात और, इस हकीकत का इल्म सिर्फ हम 3 लोगों को रहेगा। बाकी घर वालों को कभी मालूम नहीं होगा कि असल गलती तुम्हारी थी। वक्त के साथ वैसे भी सब इस वाक्य को भूल जाएंगे। किसी की इज्जत दोबारा दांव पर लगाने की जरूरत नहीं। अरफा ने रोते हुए इस बात में सर हिला दिया। शावेज ने खामोशी से दादाजान की तरफ देखा। दादाजान ने मुस्कुराकर दोनों को एक साथ दुआ दी। वक्त ने फिर अपना सफर जारी रखा। चंद माह बाद शहर के खूबसूरत कैफे में शावेज और अरफा एक खिड़की के पास बैठे थे। अरफा हंस हंस कर कोई बात सुना रही थी। शावेज उसे गौर से देख रहा था। फिर इसने चम्मच में आइसक्रीम लेकर इसकी तरफ बढ़ाई। अरफा हंस पड़ी। मैं खुद खा सकती हूँ। शावेज ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, फिर भी आज मेरी मर्जी। अरफा ने हंसते हुए आइसक्रीम खा ली। चंद लम्हों बाद इसने भी एक चम्मच भरकर शावेज की तरफ बढ़ा दी। दोनों की हंसी पूरे कैफे में घुल गई। इस लम्हे बाहर से गुजरती एक गाड़ी आहिस्ता हुई। फैजान ने बेख्तियार कैफे के अंदर देखा। इसकी नजर सीधी अरफा पर जाकर ठहर गई, फिर शावेज पर। वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने मुतमईन और खुश दिखाई दे रहे थे कि किसी वजाहत की जरूरत ही नहीं रही। फैजान चंद लम्हे खामोश बैठा इन्हें देखता रहा, फिर इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसने आहिस्ता से गुस्से कहा, शायद वो मेरे नसीब में थी ही नहीं। इसने एक आखिरी नजर दोनों पर डाली, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। न इसे फोन किया, न कोई पैगाम भेजा, न कभी पलट कर देखने की कोशिश की। इस दिन इसने अरफा को अपने दिल से हमेशा के लिए रुखसत कर दिया। इधर कैफे के अंदर शावेज ने मेज के नीचे से अरफा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अरफा ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। अब इसकी आंखों में ना खौफ था, ना पछतावा, सिर्फ अपने शौहर के लिए मोहब्बत थी। शावेज ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिस रिश्ते की इब्तिदा गलत फहमियों से हुई थी, वही रिश्ता आज इन दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत सहारा बन चुका था। यहीं से इनकी नई जिंदगी वाकई शुरू हुई।